नमस्कार। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ हैं आज मेरी सहयोगी रजनी। नमस्कार किसान भाइयों। श्रोताओं, किसान की बात कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम हर दिन एक नया विषय लेकर आप सबके सामने आते हैं और उस विषय के विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आपको उस विषय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी देते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है मृदा की जांच एवं पोषक तत्वों की संस्तुति। इसके विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों। और साथ ही साथ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में प्रयोग, और इस विषय पर हमारे साथ जो हैं डॉक्टर राउफ अहमद परे हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि अभियांत्रिकी संभाग पूसा, नई दिल्ली में। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं किसान भाइयों का भी। और अमित जी, इन दोनों विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर हमारे किसान भाई यहाँ स्टूडियो में फोन करके पूछना चाहें हमारे एक्सपर्ट से, तो हम अपना नंबर भी बता दें। हमारा नंबर है 23421081। और हाँ, दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं वो इसमें STD कोड लगाना ना भूलें। STD कोड है 011। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। किसान की बात कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां अब आपको मिलने वाली हैं। जी बिल्कुल सही। और चूंकि हमारा आज का विषय है मृदा की जांच एवं पोषक तत्वों की संस्तुति, और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहला हमारा एक प्रश्न है जो कि बहुत ही मूलभूत है कि मृदा जो है वो कितने प्रकार की जो मृदा की है जांच होती है। अच्छा प्रश्न पूछा है किसान भाइयों। मृदा की जांच इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें लागत अधिक लगती है और उत्पादन कम होता है। हमें अपनी मृदा का स्वास्थ्य की जांच कराना चाहिए। उसमें पता है कि कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है और कितनी ही मात्रा में हमें खाद उर्वरक देना है। तो इसमें सबसे पहले ये जरूरत पड़ती है कि हम अपनी मिट्टी का नमूना कैसे लें। तो एक खेत से कम 8 से या 10 जगह से 6 बाई 4 9 इंच गहरा गड्ढा खोदकर और उसमें एक साइड से मिट्टी की परत लेके, और एक गड्ढे से 100 ग्राम मिट्टी हो गई और 10 गड्ढे से जब आप नमूना लेंगे तो 1-2 किलो मिट्टी हो जाएगी। उस 1-2 किलो मिट्टी को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए और बांटने के बाद उसको आधा किलोग्राम मिट्टी कपड़े की थैली या पॉलीथीन में भर के उसमें 2 पत्ते की पर्ची, उसमें जैसे कृषक का नाम होना चाहिए या कोई उसका खेत का नाम होना चाहिए, जैसे कहीं जामुन का खेत है या कोई ऐसा जो इंगित कोड दे रखा है, वो सब इंगित करके और फिर अपना कहीं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाना चाहिए। वहाँ पे किसान भाइयों 2 तरीके की जांच होती है। एक तो मुख्य पोषक तत्व की जांच होती है, दूसरा द्वितीय पोषक तत्व की जांच होती है, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें मुख्य जांच के लिए 100 रुपये शुल्क किसानों से लिया जाता है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जांच होती है, और इसके साथ जब सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच होती है उसके लिए 200 रुपये शुल्क है।
200 रुपये में सोयल हेल्थ कार्ड तैयार हो जाएगा। 50% हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी है उनके खाते में आ जाएगी। और उसके बाद अपनी कोई भी फसल, चाहे वो गेहूं बोना चाहे या गन्ना की फसल लेना चाहे, जो वैज्ञानिक संस्तुति है उसके आधार पे अगर किसान अपने खेत में रासायनिक या पोषक तत्व डालता है तो निश्चित रूप से हमारा लाभ अधिक होता है और फसल भी दुगनी होती है। अगर किसी किसान ने अपना सोयल हेल्थ कार्ड नहीं तैयार करवा पाया, जो जनरली अभी जो गन्ने की बुवाई कुछ किसान हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जो गेहूं काटने के बाद गन्ने की बुवाई करते हैं, उनको जो खाद उर्वरक की मात्रा है वो इस प्रकार है कि जैसे हमें 180 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना चाहिए और 80 केजी फास्फेट देना चाहिए, 60 केजी हमें पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए और 25 केजी जिंक सल्फेट देना चाहिए। अब इसमें अगर प्रति बीघे के हिसाब से अगर किसान भाई अपने खेत में प्रयोग करता है तो उसमें 5-6 केजी यूरिया 1 बीघे की आवश्यकता पड़ती है। साथ में अगर डीएपी हमें देनी है तो 10 से 12 केजी डीएपी 1 बीघे में और 8 से 10 केजी हमें पोटास और साथ में हमें 2 केजी जिंक सल्फेट। कुछ किसान भाई जो हमारी खेती करते हैं उसमें जो जिंक सल्फेट है वो क्या करता है, यूरिया में मिला देता है या उसमें डीएपी में मिला देता है, जिससे वो हमारी जिंक फास्फाइड वो हमारा सही तरीके से पौधों को नहीं मिल पाता है। इसलिए जब किसान हमारा जिंक का प्रयोग करे, जब पहली जुताई करे उस समय 2 केजी जिंक सल्फेट खेत में डाल देना चाहिए। और उसके बाद बहुत से ऐसी जो बीमारियां हमारी भूमि जनित लगती हैं तो उसके लिए हमारे गन्ना शोध परिषद से ट्राइकोडर्मा बनता है या बिवेरिया बेसियाना जो बनाया जाता है, तो उसको अगर दूसरी जुताई में डाल देंगे जो हमारे फफूंदीजनक जो रोग लगते हैं वो भी कम लगेंगे। और उसके बाद जब हम बुवाई करें गन्ने की उस समय हमें क्या सर्वप्रथम रेजर से हमें 90 सेंटीमीटर पे कूड़े निकलवा लें और कूड़े निकलवाने के बाद फिर उसमें हम 5-6 केजी यूरिया 1 बीघे में ले लें, 10 से 12 केजी डीएपी ले लें। अगर डीएपी नहीं उपलब्ध है तो हमें 30 से 32 केजी सिंगल सुपर फास्फेट और 8 से 10 केजी पोटास। डॉक्टर साहब, एक मूलभूत प्रश्न ये भी है कि मृदा की जांच की आवश्यकता कब कब पड़ती है किसान भाइयों को? इसके बारे में जो पता करना हो तो कैसे पता चलता है कि मृदा की जांच इस समय जरूरी है या इसका कोई एक निश्चित समय होता है? बहुत अच्छा किसान भाइयों, ये प्रश्न आपका है। जांच के लिए जो वर्ष का जो उपयुक्त समय होता है वो 2 बार होता है। एक तो शरद काल में जब हम पैडी या धान की फसल की कटाई करते हैं उस समय मृदा नमूना लेना चाहिए, और दूसरा जब नमूना लेने का जो उपयुक्त समय है वो गेहूं की कटाई के बाद, यानी जब अप्रैल में जो हम गेहूं की कटाई हो जाती है, खेत खाली होता है, उस समय हम मृदा नमूना ले लें और लेने के बाद फिर उसका सोयल हेल्थ कार्ड बना के अपने गन्ने की बुवाई कर लें। तो डॉक्टर साहब, मृदा की जांच की बात हो रही है और जैसा कि आपने बताया कि हमने मिट्टी का सैंपल किसान भाई अपने अपने खेत से ले रहे हैं और फिर उनके पास ये सवाल होता है कि उस जो सैंपल को जाकर हमें देना कहाँ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमने अपना नमूना एकत्र कर लिया है उसके बाद हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हैं जो यूनिवर्सिटी से हैं, तो वहाँ पे आप अपना मृदा नमूना लिए जा सकते हैं। या हमारे प्रदेश सरकार ने बहुत से विभागों को डिप्यूट किया है, जैसे जिसमें कृषि विभाग है तो उसमें मिट्टी की जांच हो जाती है। कुछ हमारी प्राइवेट सोसाइटियां हैं जिनको कर्बको है और इफको का है और आईपीएल का है, तो इनकी जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वहाँ किसान भाई अपना नमूना लेके उसका सोयल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये मृदा जब नमूना जब लेते हैं इसको जो इकट्ठा किया जाता है तो उस समय किन बातों का किसान ध्यान रखे और कहाँ से मृदा का जो सैंपल है वो लिया जाए, मतलब इसकी विधि क्या है? किसान भाइयों, जब हम नमूना लेते हैं तो हमें कुछ विशेष सावधानी रखनी है। पहली सावधानी ये है, अगर आपके खेत में कोई वृक्ष खड़ा है तो उस वृक्ष के नीचे का आप गड्ढा नहीं खोदेंगे। और दूसरी सावधानी ये रखनी है, जैसे आपने खेत में कहीं यूरिया का कट्टा ले गए हैं तो उस कट्टे में नहीं आप नमूना लेंगे, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा रासायनिक खाद होता है जिससे हमारे उसका पोषक तत्व का डिसबैलेंस हो जाता है। आप साफ सुथरी पॉलीथीन हो या कोई प्लास्टिक का टब हो तो उसमें आप इकट्ठा करें तो वो अपना अच्छा नमूना होता है। जी डॉक्टर साहब, बात हो रही है मृदा जांच की, कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान की बात में आप जैसा कि हमने बता दिया है कि यहाँ पर चर्चा होगी आज ड्रोन की भी। ड्रोन विधि जो कृषि के क्षेत्र में आज आ चुकी है टेक्निक, तो हमें अब आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की जांच में भी क्या इसकी उपयोगिता है। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर राउफ अहमद परे।
हाँ जी, जो आपने सवाल उठाया कि जो मृदा स्वास्थ्य की बात है, तो उसकी जांच के लिए क्या ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आप पहले किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो ड्रोन का इस्तेमाल है, चाहे वो पेस्टिसाइड के लिए है, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य की जांच के लिए है, या चाहे न्यूट्रिएंट डालने के लिए, गरज जो कि आज का जो कृषि है उसको मॉडर्न तरीके से करने के लिए ड्रोन का बिल्कुल इस्तेमाल है। आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, चाहे आप चाहेंगे कि जैसे हमारे साथी बोल रहे थे कि मृदा स्वास्थ्य के लिए हमको सैंपल लेना पड़ता है, तो एक खेत में अगर मैं चाहूंगा कि मुझे 5 या 8 सैंपल चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए कि कितना टाइम लगेगा और उसके लिए देखिएगा कि कितना लेबर का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बरक्स अगर मैं ड्रोन को देखूंगा तो मैं जो ड्रोन है, ड्रोन में इतनी शक्ति होती है कि उसमें कैमरा लगा के हम पूरे खेत में से निकाल सकते हैं उसका मैप कि कहाँ पे स्वास्थ्य कितना है और कहाँ पे किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है, यानी पूरे खेत का हम मैप निकाल सकते हैं। जबकि जब हम सैंपल लेते हैं तो हम खेत में किसी फिक्स जगह से सैंपल लेते हैं जहां पे हमें पता चलता है, तो स्वास्थ्य के हिसाब से ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो भी रिकमेंडेड फर्टिलाइजर होगा वहां पे कर सकते हैं। बात रही जो ड्रोन की, चूंकि आपने सवाल उठाया स्वास्थ्य के, मैं यहाँ पे किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ मृदा स्वास्थ्य की बात ही नहीं है, उसकी जांच की बात ही नहीं है। जो आप छिड़काव करते हैं, हमारे किसान भाई जब खेत में जाते हैं छिड़काव करते हैं, तो जो वहां से स्प्रे आता है वो किसान की जो स्वास्थ्य है, अपना स्वास्थ्य है, उसको बिगाड़ देता है। तो उसके लिए भी ड्रोन का उपयोग हो सकता है। आप चाहे तो कहीं पे भी जो ड्रोन है उसमें स्प्रेयर लाद के उसको से हम छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सरकार की ड्रोन पर क्या योजना है, क्योंकि ड्रोन एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, क्योंकि ड्रोन का हर क्षेत्र में प्रयोग होता है और इसका कई तरीके से प्रयोग जो है अब खेती में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो सरकार की इस पर क्या योजना है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तृत जानकारी दीजिए। बहुत ही अहम सवाल आपने किया, क्योंकि हम पे भी कभी कभी किसानों से यही जानकारी के लिए सवाल आता है कि सरकार इसको कैसे बढ़ावा दे रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार का पूरा जोर है। पहले सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन बनाई, उसके लिए कमिटीज बनाई कि कैसे हमारा किसान इसको इस्तेमाल करे। फिर आई बात की कि इसका जो कीमत है वो बहुत ही ज्यादा है। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, उस सब्सिडी के अंदर ड्रोन को ऐड किया गया। तो अभी क्या सरकार की ओर से है कि कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, केवीके हो या आईसीआर का इंस्टीट्यूट हो, अगर वो ड्रोन लेना चाहेंगे किसानों के खेत पे उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, तो उनको सरकार की ओर से उस ड्रोन का कीमत या 10 लाख रुपए मिलेगा खरीदने के लिए। उसके बाद बात आती है जो किसानों का अपना संगठन रहता है, एफपीओज रहते हैं, वो भी अगर खरीदना चाहेंगे तो उनको 75% जो कीमत आएगा उसको खरीदने में 10 लाख के अंदर अंदर वो भी मिलेगा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जब उसको आप खेत में इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें सरकार की ओर से कि हर हेक्टेयर में आपको 6,000 रुपया मिलेगा। तो जो हमारे यूथ है वो भी उसमें आ सकते हैं और उसको किसानों के खेत पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही है ड्रोन की और उसकी उपयोगिता की, खास करके खेती किसानी में, और इससे एक संभावना और उपज रही है, वो है रोजगार की, क्योंकि ये टेक्निक जो है वो अब आ चुका है खेतों में। तो इसमें क्या गांव में रोजगार की संभावना भी बढ़ रही है? आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम देश की खेती को देखेंगे तो जो यूथ है वो इसमें नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि हर कुछ मॉडर्न हो रहा था, लेकिन जो एग्रीकल्चर है उसको पिछले हिस्से में रखा जाता था। लेकिन जब हम ड्रोन की बात करेंगे तो इसमें एक तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसमें भी जो यूथ है अगर वो आना चाहेंगे उनके भी रोजगार का इसमें प्रावधान है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई यूथ इसमें आना चाहेंगे, जो एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स है, वो 50% सब्सिडी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए है कि अगर वो ड्रोन लेना चाहेंगे और उसको खेत पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, उससे एक तो 50% उनको पहले सब्सिडी मिलेगी और उसके बाद जब वो उसका इस्तेमाल करेंगे खेत पे तो 6,000 रुपये 1 हेक्टेयर का मिलेगा, जो उसका इनपुट कॉस्ट होगा। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे कि हर गांव में अगर 2-4 यूथ खड़े हो जाएंगे, ड्रोन खरीदेंगे, जो सरकार की पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये हर गांव में कम से कम 5-10 यूथ को रोजगार दे देगा। और उसके साथ साथ जो किसान है उसको उतना जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो यूथ है वो इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो बस किसानों को बताना है हमारे खेत पे करना है इसका इस्तेमाल, तो वो जो जिन्होंने ड्रोन लिया होगा वो उसका इस्तेमाल करके
उठा के लेके जाएंगे ड्रोन। एक तरह से वो उनके सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। तो एक तरफ से उनका बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम बनेगा और उनको बिल्कुल जानकारी भी मिलेगी कि कैसे इसका इस्तेमाल होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता किसान खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। तो खेती में जो है वो किसान जो है वो ड्रोन का कितने प्रकार से इस्तेमाल कर सकता है और कितने मितव्यय तरीके से कर सकता है? अगर आप देखेंगे छिड़काव की बात करेंगे, जब वो छिड़काव करता है उसको 1 हेक्टेयर को छिड़काव करने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा चाहिए जी। जब उसको मैं बोलूंगा ड्रोन से करना है तो वही काम उसको होता है 20 से 25 मिनट। बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद अगर आप देखेंगे देश में हिली एरियाज है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जहां पे जो ऑर्चर्ड्स है, जो बागात है वो हिल पर होते हैं, तो वहां पे किसी मशीन का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे भी हम ड्रोन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, एक तो लागत भी बचेगी और दूसरी बात है जो मैकेनाइजेशन की हम बात करते हैं वो भी बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 की बात है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ड्रोन का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट एरिया बढ़ाए, मतलब उन्होंने पर डे 20 से 30 हजार ट्रीज प्लांट किए अपने अरावली रीजन में, जो कि एक दिन में 20 से 30 हजार। अब आप समझ सकते हैं कि कितना इसका इस्तेमाल हो सकता है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। चूंकि बात चल रही है ड्रोन टेक्नोलॉजी का कृषि में प्रयोग और साथ ही साथ मृदा जांच एवं पोषक तत्वों की संस्तुति पर भी बातचीत चल रही थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे डॉक्टर वेद प्रकाश ये है कि मृदा में अगर पोषक तत्वों की अगर कमी हो जाए तो उसको दूर करने के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम किसान मित्रों को उठाने चाहिए? किसान भाइयों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर कोई भी पोषक तत्व की कमी है तो उसमें जो हम जांच कराएंगे, जांच के आधार पे हमारा, जैसे आपने देखा है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये तो 3 तो मुख्य हो गए। बाकी जो आपके पड़ जाते हैं वो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, कॉपर, बोरान, उनकी भी जरूरत पड़ती है। साथ साथ जो हमारी कृषि सोसाइटियां हैं या गन्ना की सोसाइटियां हैं उसमें हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पैकेट भी मिलता है, या बायो फर्टिलाइजर का पैकेट आता है, जैसे बिवेरिया बेसियाना हो गया और भी टाइकोडर्मा हो गया। तो ये चीजें अगर हम डालेंगे जमीन में तो हमारी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ेगा। अभी जो हमारे जो जांच के आधार पे जो देखा है कि हमारी जमीन में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती जा रही है, तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ हम उसकी जो उत्पादकता है तो वो उत्पादकता भी बढ़ेगी। तो डॉक्टर साहब, ये बात हो रही है उर्वरक की, तो यहाँ पर ये जानकारी भी किसान भाइयों को दीजिए कि क्या उर्वरक डालने का भी कोई सही समय होता है? बिल्कुल किसान भाइयों, जो उर्वरक डालने का सही समय होता है, जैसे अभी समय गन्ने में जो टिलरिंग अवस्था चल रही है और किसान सुबह जो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग करता है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह जो ओस की पत्तियां होती हैं कि उस पे वो चिपक जाता है तो सही तरीके से पौधा अपटेक नहीं कर पाता है। कभी भी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अगर किसान करें तो हमेशा अपराह्न में 3 बजे के बाद में अपना जाए खेत में, उसमें डाल दें, वो भी सिंचाई करने के बाद में। ये नहीं कि कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि सिंचाई करने से पहले यूरिया डाल देते हैं फिर पानी लगा देते हैं, जिससे हमारी यूरिया लीच कर जाती है और पौधों को नहीं उपयोग हो पाता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी मृदा की जांच और पोषक तत्वों की संस्तुति पर। साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपने भी जानकारी दी, क्योंकि ड्रोन का जो इस्तेमाल है वो कृषि के अंदर बहुत बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो मृदा की जो जांच है उसके लिए भी बहुत अच्छा उसका प्रयोग होता जा रहा है, क्योंकि मिट्टी की जो मैपिंग है, क्योंकि ड्रोन में कई प्रकार की तकनीक है, जैसे कैमरा है उसके अंदर आप खेत का पूरा एक दृश्य देख सकते हैं कि खेत में कहाँ से आप उसका मिट्टी कहाँ से सैंपल आपको ली जा सकती है, कहाँ क्या किस प्रकार की समस्या है अपने स्तर पर। ये बहुत ही अच्छे विषय हैं दोनों, और दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चूंकि ड्रोन का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब चूंकि एक छोटा सा एक ब्रेक भी लेना चाहिए थोड़ा सा। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम किसान की बात में। और किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये एक जन उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बनाने के लिए कई स्कीमों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें से एक है ई नाम योजना। तो आइए अपने कुछ किसान मित्रों की हम बातचीत सुनना चाहेंगे इस पर कि वो किस तरह से इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। नमस्कार, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में आइए बात करते हैं किसान मित्रों से जो भिन्न भिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अंकित अग्रवाल ग्राम बुरेका का निवासी हूँ। शैक्षिक योग्यता के तौर पे मैंने बीटेक, एमबीए, एलएलबी करा हुआ। उसके बाद मेरे को एग्रीकल्चर में काफी सुनहरा अवसर दिखाई दिया, तो इसीलिए मैंने एग्रीकल्चर में अपना कदम रखा। एग्रीकल्चर में आज के दौर में बहुत सारी नई नई योजना आई हुई हैं, जैसे कि मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक ई नाम योजना है। ई नाम का मतलब है इंटरनेट के थ्रू मार्केटिंग। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसकी फुल फॉर्म है। इस बेसिकली हम लोगों को करना क्या होता है, पहले ई नाम की एक वेबसाइट है, उस पर जाके रजिस्टर करना होता है किसान को अपना, और उसको जो भी अपनी कमोडिटी, जो भी उत्पाद अपना बेचना है उसका ब्यौरा देना पड़ता है। अपने उत्पाद है उसकी फोटो भी डाल सकते हैं, जिससे कि गुणवत्ता भी उसकी दिखाई पड़ सकती है जो भी हमारा खरीदार है। इससे हमें बेनिफिट ये है, हम अपने घर पे बैठ के अपने माल को बेच सकते हैं। किसी भी मंडी में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मान के चलिए जैसे कि हमारे यहाँ मथुरा मंडी, खैर मंडी लगती है, हमें इन दोनों मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, और इन दोनों मंडी के अलावा हम किसी भी मंडी में उस माल को बेच सकते हैं। ये तो सरकारी योजना हो गई। इसके अंतर्गत हम एक चीज और कर सकते हैं, दूसरी योजना कह सकते हैं हम उसको, या फिर दूसरा एक विकल्प कह सकते हैं। गवर्नमेंट ने जितने भी वेयर हाउस हैं वो रजिस्टर कर रखे हैं, लेकिन जितने भी वेयर हाउस के मालिक रजिस्टर कराना चाहते हैं उसको रजिस्टर कर देते हैं। तो उसके माध्यम से क्या अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक उसको सेंट्रलाइज जोड़ दिया है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक मथुरा में कोई वेयर हाउस है, उसमें हमने अपना माल रख दिया, अब हम उस माल को बेचना चाहते हैं या फिर जो खरीदार है उस माल को खरीदना चाहता है। वेबसाइट पे जाके, जैसे कि उस वेबसाइट है NERL, नेशनल ई रिपोजिटरी लिमिटेड, उसमें भी यही पूरा तरीका होता है। जैसे ई नाम में होता है, ये प्राइवेट हो गया और ई नाम सरकारी हो गया। उसमें माल रखा हुआ, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी का टेस्टिंग होती है। पूरी टेस्टिंग के आधार पे एक सर्टिफिकेट इशू होता है। उसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे उस वेयर हाउस में जो भी किसान अपना माल रखा हुआ है उसको बेच सकता है। उस वेबसाइट पे डालने के बाद परचेजर, जो खरीदार है, खरीदार उसी वेबसाइट पे जाएगा, देखेगा, उसको माल पसंद आता है तो उसकी वो ऑक्शन की तरह बोली लगा सकता है। दोनों का अगर पड़ता है तो उस माल को वहीं की वहीं बेचा जा सकता है। इस दौर में होता क्या है, एक ही माल कई बार बिक जाता है। मान के चलिए उस माल का मालिक मैं हूँ, मैंने आज माल बेच दिया, दूसरे खरीदार ने उसको खरीद लिया, माल वहीं की वहीं रखा है और ऑनलाइन सिस्टम से वो पूरा बार बार एक ही जगह पर रखा बिक जाता है और किसान को उससे अच्छा दाम मिल जाता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो भी उसके एरिया में रजिस्टर्ड वेयर हाउस में माल रखेगा, ऑनलाइन उसका पंजीकरण होगा पूरा, जब चाहेगा जब उसको बेच सकता है। और इसमें रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में एक फायदा और होता है, उसमें 70 से 80% तक जो रसीद मिलती है रजिस्टर्ड वेयर हाउस की, उसके बेसिस पे किसान को फाइनेंस भी मिल जाता है। मान के चलिए किसी ने 100 क्विंटल अपना गेहूं एक किसी वेयर हाउस में रखा, उसकी कीमत बनती है MSP के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए। 2 लाख का उसको 1,60,000 रुपए बैंक फाइनेंस दे देगी उस रसीद के आधार पे जो कि वेयर हाउस में उसको दी है। तो इससे किसान को बहुत फायदा होता है, अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा मिलता है, जब चाहे उस माल को बेच सकता है और उसको कहीं जाना भी नहीं पड़ता माल को बेचने के लिए। तो इसी तरह की बहुत छोटी छोटी स्कीम्स हैं जिसके बारे में किसान भाइयों को नहीं मालूम, जागरूक होना चाहिए। एक तरह से हम कह सकते हैं जितनी छोटी सप्लाई चेन होगी उतना ज्यादा बेनिफिट किसान को और खरीदार को दोनों को होगा। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी में अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे किसान मित्र अंकित अग्रवाल। आइए एक और किसान मित्र से बात करते हैं। नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सिंह टेगर है, तहसील कुंवरिया, जिला राजसमंद, राजस्थान का रहने वाला हूँ। पिछले कुछ सालों से मैडम जो यूरिया DAP डाल के जो मतलब खेती की जो जमीन है, कृषि योग्य भूमि, वो मैडम की अनफर्टिलाइज हो रही है, जिसके प्राकृतिक गुण खत्म होते जा रहे हैं। जैसे
उसके बाद में मैडम प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है और लोगों में बीमारियां बढ़ती जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए मैडम अभी हम जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं और जैविक खेती में हम वेस्ट डिकम्पोजर वगैरह यूज कर रहे हैं और भी जो जैसे कि छाछ है, गौमूत्र है, पंचकर्म वगैरह जो आता है स्प्रे करके और खेती को उपजाऊ करके और हम खेती करते हैं। मैं वेस्ट डिकम्पोजर तो गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट का जो मतलब जो इंस्टीट्यूट है, जैविक इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में, वहाँ से उपलब्ध हो जाता है। हम ऑनलाइन या किसी माध्यम से मंगा लेते हैं। 200 लीटर पानी में डाल के उसमें गुड़ और वो मिला के और 7 दिन तक उसको हिलाते हैं और उसके बाद उसको पानी में मतलब पानी के साथ पिलाई के साथ छोड़ते हैं। वो जमीन की उम्र बढ़ जाती है। जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए और जैविक खेती से जो प्रोडक्शन होता है उसका टेस्ट वगैरह भी अलग टाइप होता है। मैम जो योजनाएं चला रखी है, केसीसी का उपयोग केसीसी ले रखा है। केसीसी से हमें खाद बीज वगैरह खरीदने में समय पे पैसा मिल जाता है और समय पे मतलब वही हो जाती है। उससे क्या है कि उत्पादन वगैरह में हमें दिक्कत नहीं आती है। मृदा और पानी की दोनों की जांच करा रखी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना सकते हैं। और अभी हम ड्रिप इरिगेशन का भी अभी जो नई स्कीम आई है उसके अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं। अभी ड्रिप का केंद्र सरकार की तरफ से जो ड्रिप इरिगेशन लगेगा तो उससे हमें और भी बेनिफिट हो जाएगा। मैम हमने सिंचाई के लिए जो पाइपलाइन लगवाई थी उससे सब्सिडी मिली थी और कोई भी इनका कोई होता है जैसे जिस तरह से जो स्कीम होती है उसके तहत जो भी बेनिफिट होता है वो देते ही हैं। स्प्रे पंप दिया था, जो मशीन आती है ना छिड़काव करने की, निःशुल्क दिया था। धन्यवाद प्रेम शंकर जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के क्रम में किसान मित्र से बातचीत सुन रहे थे। अमित जी, बात हो रही है मृदा की जांच की, तो हम डॉक्टर वेद प्रकाश जी से ये भी जानना चाहेंगे, क्या किसानों को मृदा जांच के लिए कोई शुल्क भी देना पड़ता है? किसानों के लिए कोई सरकारी संस्थान जैसे केवीके है, कृषि अनुसंधान संस्थान है या कृषि विश्वविद्यालय है, इफ्को है, कृपको जैसी सरकारी संस्थाओं में किसानों की मिट्टी की जांच का कोई शुल्क नहीं पड़ता है। कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं वो पैसा इसका लेते हैं 100 से 200 रुपए, तो उसमें सब्सिडी देते हैं, तो उससे ही किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर राउफ अहमद परे, क्वेश्चन आपसे है एक कि कृषि सिंचाई और किसान की लागत में ड्रोन तकनीक का कहां तक प्रयोग हो रहा है? देखिए, ड्रोन का जो इस्तेमाल है कृषि में, बिल्कुल इसका इसीलिए इस्तेमाल है कि ताकि किसानों की जो लागत है वो कम हो जाए। अगर हम पहले बात करेंगे सिंचाई की, तो पूरे खेत को सिंचाई नहीं देनी है। अगर हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे, उसमें थर्मल कैमरा लगा रहता है जिससे हम जान सकते हैं कि पूरे खेत में कितना टेम्परेचर कहाँ पे है, कब पानी की जरूरत है तभी देना है पानी। अगर पानी की जरूरत किसी एक खास एरिया में है तो उसी एरिया में हम पानी दे सकते हैं। जहां लागत की बात करते हैं, अगर हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं तो कम से कम 70 से 80% पानी की हम बचत कर सकते हैं। जहां लागत की हम बात करेंगे तो उसी हिसाब से जो पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं, जहां पे बीमारी है वहीं पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हमको पूरे खेत को इसका छिड़काव नहीं करना है। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि अगर किसी एरिया में बीमारी लगी है तो हम उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसानों को पूरा जो इंश्योरेंस है वो मिलेगा कि कितने एरिया में डैमेज हुआ है उतने का मिल सकता है। बाकी जितने भी जैसे न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की आजकल हम बात करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर की, तो वो भी हम छिड़काव कर सकते हैं ड्रोन के जरिए से। तो वहां पे भी लागत की कमी का पूरा हो सकता है। और बात अगर करते हैं हम उसके आगे की जो ड्रोन से होना है न्यूट्रिएंट के साथ साथ पेस्टिसाइड के साथ साथ, कि क्या हम सोइंग कर सकते हैं, तो हम आगे जाके सोइंग भी कर सकते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ड्रोन के सभी फायदे हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर राउफ अहमद परे। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेद प्रकाश, जो आपने मृदा की जांच एवं पोषक तत्वों पर जो जानकारी दी वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन जानकारी है। उम्मीद है हमारे किसान मित्रों को इससे बहुत ही फायदा पहुंचेगा। जी अमित जी, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा जानकारी वाला रहा किसान भाइयों के लिए, क्योंकि आज बात हुई है टेक्निक की भी और आज बात हुई है मृदा की भी। इसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करने की मुझे और रजनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।